गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम नीट के सिलेबस में से एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस आपके लिए इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि आप लोग शायद टाइटल देख रहे होंगे, द चैप्टर कॉल्ड ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़। इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस ह्यूमन बॉडी से रिलेटेड है, उसके डिसेबिलिटीज से रिलेटेड है। तो मेडिकल साइंसेस में इस चैप्टर को बहुत ही ज़्यादा नेसेसरी चैप्टर कंसिडर किया जाता है जो कि नीट के प्रिपरेशन के लिए इंक्लूडेड है। तो स्पेशली इस चैप्टर में अगर हम देखेंगे तो हेल्थ और डिसीज़ ये दोनों वर्ड्स सबसे पहले हमको समझने पड़ेंगे, उसको कोरिलेट करना पड़ेगा और क्या क्या ज़रूरी इंफॉर्मेशन है इस चैप्टर को स्टडी करने के लिए वह वन बाय वन हम डिस्कस करते जाएंगे। So for this particular chapter we have to come across this particular word that is health। तो आप लोगों ने शायद एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम सुने होंगे WHO, जिसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हम किसी भी पर्सन को हेल्दी या अनहेल्दी किस कंडीशन के हिसाब से डिवाइड करेंगे या फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब होता है इट इज द कंप्लीट state of physical, then second factor is mental and third factor is social well-being। तो ये तीन फैक्टर इन्होंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं कि WHO के हिसाब से हेल्थ का मतलब हम ये कंसिडर करेंगे कि इट इज द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। लेकिन हमारे सोसाइटी में जनरल कंसिडरेशन ये है कि किसी पर्सन को अगर कोई डिसीज़ नहीं होता है या फिर वो डिसीज़ फ्री कंडीशन में होता है तो हम उनको जनरली हेल्दी पर्सन करके बोलते हैं। लेकिन WHO के हिसाब से सिर्फ कोई भी पर्सन डिसीज़ फ्री कंडीशन में होना मतलब वो हेल्दी नहीं होता है, तो उसके लिए तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंट डायमेंशंस को कवर करना ज़रूरी है। और वो तीनों डायमेंशन कौन से कंसिडर करेंगे हम? फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर एंड सोशल फैक्टर। तो ये तीनों फैक्टर को जब हम देखेंगे तो यहाँ पे आपको एक कंक्लूजन ये मिलने वाला है कि ऑल दिस थ्री फैक्टर्स आर इंटरडिपेंडेंट। इंटरडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है कि तीनों फैक्टर का एक दूसरे के ऊपर कहीं ना कहीं इफेक्ट हमको दिखने वाला है। तो कैसे इफेक्ट होता है देखो, तो हम एक जनरल कंसिडरेशन करके देखेंगे। कोई अगर फिजिकली अनफिट होता है तो उसमें मेंटालिटी के ऊपर भी हमको अनफिट लेवल दिख सकती है। कोई अगर मेंटली अनफिट होता है तो उसके बॉडी के ऊपर हमको ड्रास्टिक चेंजेस दिखने के चांसेस है। और ये दोनों में अगर एबनॉर्मेलिटीज क्रिएट रहेगी तो फिर फाइनली हम देखेंगे उस पर्सन का सोशल बिहेवियर भी हमको कहीं ना कहीं चेंज होते हुए मिलता है। तो इसीलिए WHO ने क्या किया है, हेल्थ के डेफिनेशन में ये तीन फैक्टर को कहीं ना कहीं इंक्लूड किया है, जिसमें फिजिकल फैक्टर, मेंटल फैक्टर और सोशल वेलबींग को हम कंसिडर करेंगे। रिसेंटली WHO की तरफ से ही और एक चौथा फैक्टर यहाँ पे इंक्लूड किया गया है जिसको हम स्पिरिचुअल करके नाम देते हैं। स्पिरिचुअल इन द सेंस इट इज रिलेटेड टू द रिलीजियंस, ठीक है। लेकिन इस फैक्टर की तरफ बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्सीज होने की वजह से अभी इसको प्रॉपरली इंक्लूड नहीं किया है WHO के डेफिनेशन में। लेकिन ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर कंसिडर किया जाता है फॉर द कंप्लीट स्टेट ऑफ हेल्थ। तो ये तीन फैक्टर के ऊपर हमारी टोटल हेल्थ जो है वो डिपेंडेंट रहती है। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर के टाइटल के पहले वर्ड को हमने क्लियर किया है कि द मीनिंग ऑफ हेल्थ इज टू हैव द कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग एंड नॉट मियरली एन एब्सेंस ऑफ डिसीज। इसका मतलब यह है कि सिर्फ डिसीज फ्री कंडीशन होना मतलब हेल्दी नहीं होता है। तो उन लोगों में आपको फिजिकल फिटनेस भी दिखाना है, मेंटल फिटनेस भी दिखाना है और सोशल फिटनेस भी दिखाना है। ये डेफिनेशन कंप्लीट होने के बाद हम सेकंड फैक्टर की तरफ आते हैं कि इस चैप्टर में हमने दूसरा जो वर्ड इंक्लूड किया है डिसीज। इसको अगर हम लिटरली देखेंगे, स्प्लिट करके देखेंगे तो हम क्या इसका मीनिंग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जनरल लेवल पे अगर हमको बताना है तो दिस इज कॉल्ड एज डिस्कम्फर्ट, या फिर इसी को हम लिटरल मीनिंग के हिसाब से लिखेंगे कि इट इज बॉडी इज नॉट एट ईज। इसका मतलब क्या हो सकता है कि बॉडी का कोई भी ऑर्गन या फिर कोई भी सिस्टम इजी फंक्शनिंग में हमको नहीं दिखता है, जिसको हम माल फंक्शनिंग भी बोल सकते हैं। तो लिटरल लेवल पे अगर देखेंगे तो डिस्कम्फर्ट, अनकंफर्टेबल लेवल, या फिर इसको हम बोलेंगे बॉडी इज नॉट एट ईज। तो ये दोनों वर्ड को क्लियर करने के बाद में फिर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारी हेल्थी कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और डिसीज कंडीशन के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तो WHO ने जो भी डायमेंशंस हेल्थ एंड डिसीज से रिलेटेड दिए हैं वो हम इस चैप्टर में फाइनली वन बाय वन डिस्कस करते जाएंगे।
इसके बाद में अगर हम कंसिडर करेंगे तो इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको मेडिकल साइंस के कम से कम 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेस के बारे में डिस्कशन करना जरूरी है। तो कौन से ब्रांचेस यहाँ पे इंक्लूडेड रहेंगे जो हम इस चैप्टर में आगे चल के पढ़ेंगे। सबसे पहला ब्रांच हम यहाँ पे कंसिडर करेंगे तो दैट ब्रांच इज कॉल्ड एज पैरासिटोलॉजी, जिसको हम बार बार इस डिसीज में इंक्लूड करने वाले हैं। दूसरा है एपिडेमियोलॉजी। थर्ड ब्रांच इज नोजोलॉजी। देन फोर्थ वन इज etiology and lastly it is immunology। सबके डेफिनेशंस की तरफ आते हैं या फिर उसके मीनिंग को समझने की कोशिश करते हैं। तो हेल्थ एंड डिसीज को समझने के लिए ये पांचों डायमेंशन हमको क्लियर करने हैं। पैरासिटोलॉजी, इसका मीनिंग क्या होता है तो आप लोगों को पता है कि लॉजी मतलब इट इज टू स्टडी। तो हम जनरल लेवल पे इसको ये कंसिडर करके चलेंगे कि इट इज द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर पैरासाइट और इन्फेक्शियस एजेंट और यू कैन कंसिडर द पैथोजन। तो डिसीज जिससे होता है या फिर डिसीज पॉजिटिव एजेंट जो होता है उसको हम पैरासाइट बोलेंगे। तो स्टडी ऑफ पैरासाइट विथ रिस्पेक्ट टू देयर प्रॉपर लाइफ साइकिल, कि कोई भी पैथोजन अगर हमारे बॉडी में एंटर होता है तो उसके लाइफ साइकिल के कैसे फॉर्मेशन के वजह से हमारे बॉडी में कोई भी डिसीज प्रोड्यूस होता है। तो ये हम चीज़ यहाँ पे कवर करेंगे पैरासिटोलॉजी से रिलेटेड। इट इज़ द स्टडी ऑफ पैरासाइट। सेकंड ब्रांच की तरफ आते हैं तो इट इज़ द एपिडेमियोलॉजी। आपने एपिडेमिक्स नाम सुने होंगे। एपिडेमिक्स का लिटरल मीनिंग अगर बोलेंगे तो इट इज़ कंसिडर्ड एज द स्प्रेडिंग। तो किसी भी डिसीज की स्प्रेडिंग किस तरीके से होगी ये हमको यहाँ पे पढ़ना है। तो उसके लिए हम साइंटिफिकली बोलेंगे इट इज़ द स्टडी फॉर मोड ऑफ ट्रांसमिशन। मोड ऑफ ट्रांसमिशन का मतलब कैसा है कि कोई भी पैरासाइट अगर किसी डिसीज को प्रोड्यूस करता है तो उस पैरासाइट की, उस पैथोजन की या फिर डिसीज पॉजिटिव एजेंट की एंट्री हमारे बॉडी में कौन से वे से होती है, कौन से पैथोजन के एंट्री को कौन सा व्हीकल लगता है या फिर कौन से कॉन्टैक्ट से वो पर्टिकुलरली हमारे बॉडी में एंटर्ड होता है, इस मोड ऑफ ट्रांसमिशन के बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हमको कंसिडर करना है तो जैसे हम बोलते हैं कि टाइफॉइड जो मोस्ट कॉमन डिसीज है हमारे सोसाइटी में, तो यहाँ पे टाइफॉइड के ट्रांसमिशन के लिए अगर हम एपिडेमियोलॉजी उसकी स्टडी करेंगे तो वो क्या है, वो फूड बॉर्न या फिर वाटर बॉर्न डिसीज कंसिडर किया जाता है। इसका मतलब टाइफॉइड का जो पॉजिटिव एजेंट साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया होता है, ये एक तो हमारे वाटर या फिर फूड के कंटेमिनेशन से हमारे बॉडी में एंटर होगा। तो दैट मोड ऑफ ट्रांसमिशन इज कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ एपिडेमियोलॉजी। तीसरे ब्रांच की तरफ आते हैं तो इट इज कंसिडर्ड एज द नोजोलॉजी। इसमें हम क्या डिस्कस करेंगे तो प्रॉपर लेवल पे दिस इज द स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज। जैसे हमने एनिमल या फिर प्लांट का क्लासिफिकेशन देखे हैं तो वैसे ही हम देखते हैं डिसीज का भी क्या हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन का इसका मतलब होता है कैटेगराइजेशन, कि क्या सभी डिसीज एक ही कैटेगरी में रखे जाएंगे तो नहीं। आपको पता है कि जैसा पैरासाइट या पैथोजन चेंज होगा, जैसा पॉजिटिव एजेंट चेंज होगा, वैसे ही हम क्लासिफिकेशन चेंज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कंसिडर करना है तो किसी वायरस से अगर कोई डिसीज होता है तो उसको वायरल कैटेगरी के डिसीज में रखा जाता है। कोई बैक्टीरिया पॉजिटिव एजेंट है तो उसको बैक्टीरियल कंसिडर किया जाता है। अगर कोई फंगल है मतलब फंगल कैटेगरी, वैसे ही प्रोटोजोनल भी हो सकता है या फिर हम कंसिडर करेंगे तो हेलमिंथ भी हो सकता है। तो ये जो अलग अलग टाइप के कैटेगराइजेशन है ये हम नोजोलॉजी के अंडर यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ डिसीज इज कॉल्ड एज द नोजोलॉजी। फिर हम चौथे ब्रांच की तरफ आते हैं तो इट इज सपोज टू बी कॉल्ड एज द इटियोलॉजी। इटियोलॉजी का एग्जैक्ट मीनिंग क्या हो सकता है तो इट इज टू स्टडी द एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज। अभी अगर हम देखेंगे तो कॉज ऑफ डिसीज में हमने पॉजिटिव एजेंट तो पहले पढ़ लिए कि जैसे पैरासिटोलॉजी में हमने बताए थे कि कोई भी पैथोजन होगा, कोई पॉजिटिव एजेंट होगा, उसके लाइफ साइकिल के बारे में हमको डिस्कस करना है। फिर यहाँ पे हमको एग्जैक्ट कॉज का मतलब क्या है तो स्पेशली आप देखेंगे इटियोलॉजी ब्रांच में हम उस पैरासाइट के, उस पैथोजन के टोटल लाइफ साइकिल के स्टेजेस में से जो एग्जैक्ट कॉजेटिव स्टेज है उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। इसका भी एक एग्जांपल बता देता हूं मैं कि जैसे प्लाज्मोडियम आपने सुने होंगे कहीं पे कि ये मलेरियल पैरासाइट होता है, मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट होता है। इसके लाइफ साइकिल के कंप्लीशन के लिए आपको दो अलग अलग तरीके के होस्ट की जरूरत पड़ती है, एक फीमेल एनाफिलस मॉस्किटो और दूसरा ह्यूमन बींग। तो
उस प्लाज्मोडियम के टोटल लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को ये पढ़ना पड़ेगा कि क्या उसकी लाइफ साइकिल सिर्फ ह्यूमन में कंप्लीट होती है या फिर सिर्फ मॉस्किटो में कंप्लीट होती है। तो ऐसा नहीं, उसमें जो भी 10-12 स्टेजेस फॉर्म किए जाएंगे उसमें से कुछ स्टेजेस मॉस्किटो बॉडी में कंप्लीट किए जाते हैं और कुछ स्टेजेस को ह्यूमन बॉडी की हेल्प से। तो फाइनली हमको ये देखना है कि जब वो स्टेज ह्यूमन बॉडी में एंटर होगा तब वो मलेरिया को डेवलप करता है। तो हमको यहाँ पे एग्जैक्टली क्या पढ़ना है कि कौन सी प्लाज्मोडियम की स्टेज ह्यूमन बॉडी में एंटर होगी तब जाके उस पर्सन को मलेरिया होगा। इसका मतलब हमने क्या किए, आउट ऑफ द टोटल स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल वी हैव टू आइडेंटिफाई द स्पेसिफिक कॉजेटिव स्टेज ऑफ द पैथोजन और पैरासाइट। तो ये मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा कि एग्जैक्ट कॉज ऑफ डिसीज इज नथिंग बट इट इज द स्टडी ऑफ एग्जैक्ट स्टेज ऑफ द पॉजिटिव एजेंट विच कॉज द डिसीज। चारों ब्रांचेस को पढ़ने के बाद में आपने देखे होंगे यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसीज से रिलेटेड टोटल इंफॉर्मेशन इंक्लूडेड है। अभी जब हम लास्ट ब्रांच की तरफ आ रहे हैं तो इट इज कॉल्ड एज इम्यूनोलॉजी। तो इम्यूनोलॉजी का मतलब क्या होगा, तो जनरली हम इसको बोलेंगे स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम का मतलब क्या होता है, तो इन जनरल वी कैन से दैट इट इज द पावर ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज द पावर ऑफ फाइट बैक मैकेनिज्म अगेंस्ट द इन्वेडिंग पैथोजन। जब भी कोई पैथोजन, कोई फॉरेन सब्सटेंस, कोई पॉजिटिव एजेंट हमारे बॉडी में एंटर करने की कोशिश करता है तो उसको रेजिस्ट करने की एक कैपेसिटी हमारे बॉडी में जनरेट होती है। उस रेजिस्टेंस कैपेसिटी को हम इम्यूनोलॉजिकल पावर बोलते हैं। तो जो सिस्टम इस इम्यूनोलॉजिकल पावर को, उसके रिस्पॉन्स को जनरेट करता है, उस सिस्टम के स्टडी को हम जनरली इम्यूनोलॉजी करके बोलेंगे। तो आप देखेंगे पैरासिटोलॉजी, एपिडेमियोलॉजी, नोजोलॉजी, इटियोलॉजी, इन चारों ब्रांचेस के अगेंस्ट में ये एक सिंगल ब्रांच वहां पे खड़ी है जिसको हम इम्यून सिस्टम या फिर स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम करके बोलेंगे। तो स्पेशली ये पांचों ब्रांचेस आप लोगों को थ्रू आउट चैप्टर ध्यान में रखने हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसके डायमेंशंस क्या है, क्योंकि जब तक हम इसके मीनिंग और डायमेंशंस नहीं समझेंगे हम इस चैप्टर को कंक्लूड नहीं कर पाएंगे। तो स्पेशली मेडिकल साइंस के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे ये 5 इंपॉर्टेंट ब्रांचेज जो है वो कंसिडर किए जाते हैं। एक ब्रांच ऑलरेडी हमने मेडिकल साइंस की पढ़ी है जिसको हमने सेरोलॉजी करके नाम दिया था। सेरोलॉजी में हम क्या करते हैं, ब्लड से रिलेटेड एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स का जो रिएक्शन होता है उसके बारे में डिस्कस करते थे। वैसे ही हिमेटोलॉजी करके आपने एक मेडिकल साइंस की ब्रांच ऑलरेडी पढ़े हैं जिसमें हमने स्टडी ऑफ ब्लड कि ब्लड में उसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट क्या है, फंक्शनल कंपोनेंट क्या है, उसके फिजिकल डायमेंशंस क्या है, उसके केमिकल डायमेंशंस क्या है, वो सब चीज़ें, मतलब हर एक मेडिकल साइंस के डायमेंशन को कवर करने के लिए एक सेपरेट ब्रांच हमको यहाँ पे दी गई है। तो इस टोटल चैप्टर में आपने ये 5 ब्रांचेस को कंक्लूड करना है। तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया होगा। अभी हम इसके आगे चलते हैं। इस चैप्टर में हम 2 सेगमेंट लेके पढ़ने वाले हैं। एक सेगमेंट रहेगा वो है हेल्थ से रिलेटेड और सेकंड सेगमेंट रहेगा डिसीज से रिलेटेड। हम सबसे पहले यहाँ पे हेल्थ से रिलेटेड अगर देखेंगे तो हम सबसे लास्ट वाले ब्रांच को यहाँ पे आज स्टार्ट करने वाले हैं एंड द ब्रांच कॉल्ड इम्यूनोलॉजी। इसका मतलब क्या बताया था अभी कि इट इज द स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। और इम्यून सिस्टम में क्या स्टडी करेंगे हम, इट इज द स्टडी ऑफ रेजिस्टेंस पावर। तो रेजिस्टेंस पावर क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, कैसे वो फॉर्म किया जाता है, ये सब चीजें हमको यहाँ पे कवर करनी है। तो इम्यूनोलॉजी का कंसेप्ट इम्यून सिस्टम से रिलेटेड होने की वजह से हम थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की तरफ चलते हैं कि एक्चुअल में ये इम्यूनिटी का कंसेप्ट पता कैसे लगा। तो आप लोगों ने एक वर्ड सुने होंगे जिसको हम बोलते हैं वैक्सीनेशन। छोटे बच्चों को जनरली अर्ली एज में, यंग वन स्टेज में जनरली वैक्सीन दिए जाते हैं। तो वो वैक्सीन एक्चुअली क्या है, तो एडवर्ड जेनर नाम के साइंटिस्ट ने सबसे पहले वैक्सीनेशन के कंसेप्ट को लाया था और उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे रिसर्च बढ़ते गया फिर इम्यूनोलॉजी के अलग अलग कंसेप्ट को हम इजीली कंक्लूड करते गए। तो एडवर्ड जेनर का ऑब्जर्वेशन क्या था, तो स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में उसने काउ पॉक्स की एक वैक्सीन बनाई थी। तो उसका मतलब क्या है कि काउ अगर देखेंगे तो एक एनिमल है जो हम मैमल्स में ही इंक्लूड करते हैं, ह्यूमंस भी मैमल में इंक्लूड करते हैं। तो एक वैक्सीन उसने बनाया था काउ पॉक्स का और वो काउ पॉक्स का वैक्सीन ह्यूमन में उसने इंसर्ट करके देखा तो फाइनली ही गॉट द पर्टिकुलर रिस्पॉन्स जस्ट लाइक द ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बॉडी के जैसा ही रिस्पॉन्स वहां पे प्रोड्यूस होते हुए मिलता है और फाइनली ये कंक्लूजन में आया कि हमारे ह्यूमन के बॉडी में ऐसा कुछ तो भी होता है जो किसी भी फॉरेन एंट्री को, किसी भी फॉरेन पार्टिकल के एंट्री को इन्वेड होने से या फिर एंटर होने से वो प्रिवेंट करता है।
अगर बाय चांस वो प्रिवेंट करता भी है और प्रिवेंशन नहीं भी होता है तो आफ्टर द एंट्री ऑफ दैट पैथोजन इट विल फाइट बैक विद दैट पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस। तो इसका मतलब क्या है, एक तो एंट्री को प्रिवेंट भी किया जाता है और बाय चांस अगर उसकी एंट्री होती भी है तो फिर फाइनली उसके साथ फाइट बैक मैकेनिज्म भी प्रोवाइड करने का काम हमारे बॉडी में एक सिस्टम कंप्लीट करती है और उसी सिस्टम को हम इम्यून सिस्टम करके नाम देते हैं। तो इसी इम्यूनोलॉजी के अलग अलग इंफॉर्मेशन को हम आज यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो इम्यूनोलॉजी में इम्यून सिस्टम को पढ़ने के लिए हमने इम्यूनोलॉजी इम्यून रिस्पॉन्स के बारे में पढ़ना है। तो ह्यूमन बॉडी में इम्यून रिस्पॉन्स को दो अलग अलग कैटेगरी में रिवाइज किया जाता है। एक है जिसको हम लिखेंगे इन्नेट इम्यूनिटी और दूसरी होती है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी को ही नॉन स्पेसिफिक कहा जाता है। इसी को और एक अल्टरनेटिव नेम दिया गया है, इट इज कंसिडर्ड टू बी द नेचुरल। वैसे ही एक्वायर्ड इम्यूनिटी को भी हम नाम देंगे स्पेसिफिक इम्यूनिटी एंड इट इज एडाप्टिव। ठीक है, तीनों का मीनिंग समझ लेते हैं पहले। कहीं पे भी आपको बायोलॉजिकल फील्ड में इन्नेट नाम का वर्ड अगर दिखता है तो इट मीन्स द बाय बर्थ, कि हमारे बॉडी में ऐसे कुछ कंपोनेंट्स है जो स्पेशली बाय बर्थ हमको मिलते हैं, हमारे बॉडी के साथ में मिलते हैं। उनका कोई ना कोई तो एक अलग फंक्शन होता होगा, लेकिन इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली वो हमारे बॉडी को डिफेंड करने का काम करते हैं या फिर हमारा रेजिस्टेंस पावर मेंटेन करने का काम करते हैं। तो ऐसी कुछ चीजें, ऐसे कुछ ऑर्गन्स या फिर ऐसे कुछ पार्ट्स जो हमारे बॉडी में किसी भी पैथोजन को डिसीज कॉज करने के लिए प्रिवेंट करते हैं, रिटार्ड करते हैं, ऐसे सिस्टम को हम यहाँ पे इंक्लूड करेंगे जो कि बाय बर्थ हमारे बॉडी में आए हैं। इनको नॉन स्पेसिफिक क्यों कहा जाता है? तो स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है? एग्जैक्ट। जैसे आप लोगों को मैं एक एग्जांपल बताता हूं कि अगर हम नॉन स्पेसिफिसिटी के बारे में पढ़ रहे हैं तो स्किन का एग्जांपल ले लीजिए। स्किन इज द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द बॉडी विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉरेन सब्सटेंस। आपको पता है जैसे किसी भी घर को अगर देखेंगे तो बाहर में वॉल होते हैं, तो एनवायरमेंटल कोई भी इश्यू होता है तो उसको प्रिवेंट करने का काम हमारे घर का वॉल करता है। वैसे ही ह्यूमन बॉडी के लिए भी आउटर साइड में एक वॉल प्रोवाइडेड है और वो वॉल होता है हमारा स्किन। तो स्किन क्या स्पेसिफिक लेवल पे काम कर सकता है, एग्जैक्ट लेवल पे काम कर सकता है? तो नहीं। आप लोगों ने एक्सक्रीशन ऑस्मोरेगुलेशन के चैप्टर में स्किन के बारे में पढ़े होंगे। वो एक्सक्रीटरी साइड भी होती है, एक्सक्रीशन का भी फंक्शन परफॉर्म करता है, लेकिन साथ साथ वो हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का भी वर्क करता है, इसीलिए हमने इसको यहाँ पे इंक्लूड किया है। तो वो वायरस की एंट्री होती है तो भी रिटार्ड करेगा, अगर बैक्टीरिया आता है तो उसको भी प्रिवेंट करने की कोशिश करेगा, कोई फंगस अगर लगने के चांसेस है तो उसको भी प्रिवेंट करने का काम करता है। मतलब हर एक तरीके के माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर पॉजिटिव एजेंट को प्रिवेंट करने का काम या फिर उसके डायरेक्ट एंट्री को प्रिवेंट करने का काम जो है वो ये करता है। इसका मतलब एग्जैक्टनेस नहीं है, आइडेंटिफिकेशन नहीं है, और इसीलिए इसको हमने नॉन स्पेसिफिक लेवल पे इंक्लूड किया है। नेचुरल का मीनिंग आप लोगों को समझ में आया होगा, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इननेट का मतलब होता है बाय बर्थ। तो नेचुरली हमारे बॉडी के साथ में जितने भी ऑर्गन्स, जितने भी सिस्टम, जितने भी पार्ट्स अवेलेबल है, उसमें से बहुत सारे पार्ट्स हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व है। इन सबको हम इननेट में इंक्लूड करेंगे। दूसरा जो टाइप हमको यहाँ पे डिस्कस करना है, इसको हम लिखेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर स्पेसिफिक या फिर एडाप्टिव। एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? तो लिटरल मीनिंग अगर निकालेंगे तो एक्वायर्ड मतलब गेन करना। Whenever the necessity is generated, whenever the requirement is generated, at that time we need to adapt the body, at that time we need to adjust the body। तो एक्वायर्ड का मतलब क्या होता है? बाई चांस अगर किसी पर्सन में इन्नेट इम्यूनिटी के फैक्टर्स या फिर बैरियर्स फेल होते हैं और वो पैथोजन हमारे बॉडी को डिसीज कॉज करने के लिए एंटर हो जाता है, तो उस टाइम पे हमको क्या करना है? बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए एक स्पेसिफिक इम्यूनिटी को एक्टिवेट करना पड़ता है। तो whenever only the requirement is generated, at that time only the working of acquired immunity is there, so that's why it is called as the acquired। specific का मतलब अभी आपने पढ़े हैं उसके अपोजिट कर दीजिए। मैंने बताया था it is by the proper identification, कि अगर हमारे बॉडी में कोई एक वायरस एंटर होता है तो उस वायरस को डिफेंड करने के लिए स्पेशल रिस्पॉन्स होगा। वायरस में भी देखेंगे तो लाखों टाइप के वायरसेस है, तो उसमें हर एक टाइप के वायरसेस को डिफेंड करने के लिए हमारे बॉडी में एक एग्जैक्ट रिस्पांस प्रोड्यूस किया जाता है, जिसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक रिस्पांस करके। तो खास करके अगर हम देखेंगे तो स्पेसिफिक रिस्पांस में एक इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे मेंटेन की जाती है, इट इज द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज।
आप लोगों को लास्ट टॉपिक में मैंने बताया था एंटीजन एंटीबॉडी क्या होती है, तो इट इज द रिस्पॉन्स प्रोड्यूस्ड अगेंस्ट द एंटीजन। तो जो भी पर्टिकुलर फॉरेन सब्सटेंस रहेगा उसके अगेंस्ट में ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करता है। अडॉप्टिव का मीनिंग मैंने अभी बताया था, इट इज द एडजस्टमेंट, कि हमको जैसी रिक्वायरमेंट होगी, जैसी नेसेसिटी जनरेट होती जाती है, उसके हिसाब से बॉडी को अडॉप्ट करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है, और बॉडी को प्रोटेक्ट करने के प्रोसेस को हम कंप्लीट करते जाएंगे। तो ब्रॉड सेंस में अगर हम देखेंगे तो हमारे टोटल इम्यून सिस्टम को हम दो तरीके से डिवाइड करेंगे, एक इनेट और दूसरा एक्वायर्ड। अभी हम इनके रिस्पॉन्सेस की तरफ आते हैं। तो रिस्पॉन्सेस में आपको भी और क्लासिफिकेशन पढ़ना है यहाँ पे, और वो आगे आपको समझना है। इम्यून सिस्टम में हम इम्यूनोलॉजिकल रिस्पांस को तीन कैटेगरी में डिवाइड करेंगे। एक है प्राइमरी रिस्पांस, सेकेंडरी रिस्पांस, और हम लिखेंगे टर्शरी रिस्पांस। अभी प्राइमरी का मीनिंग क्या होगा, सेकेंडरी क्या है, टर्शरी क्या है, ये हमको समझना पड़ेगा। जो सबसे पहले वर्किंग में दिखेगा डिफेंस मैकेनिज्म, उसको हम प्राइमरी इंक्लूड करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया था स्किन, कि अगर कोई भी फॉरेन सब्सटेंस हमारे बॉडी को एंटर करने की कोशिश करता है तो सबसे पहले डिफेंड करने का काम हमारे स्किन से दिया जाता है। तो जो एक्सटर्नल बैरियर्स है इनको हम इंक्लूड करेंगे यहां पे, ठीक है। फिर प्राइमरी रिस्पांस में ही हम यहां पे इंक्लूड करेंगे इंटरनल बैरियर्स को कुछ लेवल पे। जैसे मैं बताता हूँ यहाँ पे कि प्राइमरी रिस्पांस में सबसे पहले वर्किंग दिखेंगे। सेकेंडरी रिस्पांस में अगर हम देखेंगे तो जब कोई भी पैथोजन हमारे प्राइमरी बैरियर्स को क्रॉस करके ब्लड में एंटर होगा तो उस टाइम पे भी नॉन स्पेसिफिक लेवल का रिस्पांस वर्किंग में होता है। फॉर एग्जांपल अलग अलग तरीके के WBCs होते हैं, अलग अलग तरीके के सेल्स होते हैं, जिनके एक्शन के वजह से हम हमारे बॉडी को किसी भी पैथोजन से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं, तो वो हो जाता है सेकेंडरी रिस्पांस, ठीक है। फिर थर्ड लाइन ऑफ रिस्पांस क्या होता है, जिसको हम टर्शरी बोलेंगे, इट इज द एग्जैक्ट रिस्पांस, जो मैंने बताया था स्पेसिफिक या फिर एग्जैक्ट। इसका मतलब क्या है कि जब वो कोई भी पैथोजन हमारे बॉडी के अंदर मतलब ब्लड के अंदर इन्वेड होगा, एंटर होगा, तो उसका एक प्रॉपर लेवल पे जाके प्रोसेसिंग किया जाता है, उसका प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन किया जाता है, और जब आइडेंटिफिकेशन कंप्लीट होगा फिर उसके अगेंस्ट में हम क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेंगे। तो जब एंटीबॉडी का प्रोडक्शन होगा उस टाइम पे आप लोगों ने समझ लेना है कि 101% उस पैथोजन का डिस्ट्रक्शन उसी जगह पे किया जाता है। तो हम स्टेप वाइज मैनर में इन सभी बैरियर्स को यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो इस इम्यूनोलॉजी के कंसेप्ट में आपने देखे होंगे मेडिकल साइंस से रिलेटेड बहुत सारे टर्मिनोलॉजीज इंक्लूड किए गए हैं, जो आपको वन बाय वन क्लियर करते जाना है। तो इम्यून सिस्टम को प्रॉपर लेवल पे स्टडी करने के लिए, हमको एग्जैक्ट लेवल पे स्टडी करने के लिए एंटीबॉडी का पता होना जरूरी है। तो इस एंटीबॉडी का आइडेंटिफिकेशन जो है, एक साइंटिस्ट है एमिल वोन बेहरिंग, इसने आइडेंटिफाई किया था सबसे पहले एंटीबॉडी को, कि एक पर्टिकुलर सिक्रेशन हमारे बॉडी में दिया जाता है जिसके रिलीज होने के बाद हम देखेंगे कि कोई भी पैथोजन इजीली डिस्ट्रक्ट किया जाता है। और इसी वर्क के वजह से एमिल वोन बेहरिंग को फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी करके टर्म प्रोवाइड की जाती है, फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। ये आपको नीट के लिए ध्यान में रखना है। साइंटिस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन जब आते हैं तो उसमें ये पूछा जा सकता है, क्वेश्चन फ्रेम किया जा सकता है, हु इज द फादर ऑफ इम्यूनोलॉजी। तो आप लोगों ने नाम ध्यान में रखना है, एमिल विन बोरिंग। और वैक्सीनेशन का कंसेप्ट आपको मैंने प्रीवियसली बताया हूँ, वो किसने कंप्लीट किया था, तो वहाँ पे आपने नाम देना है एडवर्ड जेन्नर। तो हम अभी इम्यूनिटी के रिस्पांस की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले इम्यून सिस्टम में जो पहला सिस्टम हमने बताए थे इनेट या फिर एक्वायर्ड, उसके तरफ आते हैं। इनेट इम्यूनिटी में फिर से चार अलग अलग तरीके के बैरियर्स को हमको डिस्कस करना है। इसमें एक रहेगा फिजिकल या फिर मैकेनिकल बैरियर, दूसरा बैरियर हम पढ़ेंगे फिजियोलॉजिकल बैरियर, या फिर जिसको हम बोलेंगे दीज आर द नंबर ऑफ सिक्रीशंस। तीसरा जो है उनको हम पढ़ेंगे एज ए फैगोसाइटिक बैरियर, और लास्ट में हमको पढ़ना है यहाँ पे
इन्फ्लेमेटरी। ठीक है, तो चारों में अगर हम देखेंगे तो स्पेशली अलग अलग तरीके के डायमेंशंस कवर करने हैं। तो आज हम यहीं पे रुकते हैं और इसके बाद में हर एक डायमेंशन को, हर एक बैरियर को हमको डिटेल में पढ़ना है कि फिजिकल बैरियर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होती है, फिजियोलॉजिकल बैरियर्स का मतलब क्या है, फैगोसाइटिक बैरियर में क्या इंक्लूड होता है और इन्फ्लेमेशन का मतलब क्या होता है। तो सभी को पढ़ने के लिए आपको कंटिन्यूसली वीडियो को देखते रहना है और अपने स्टडी को कंप्लीट करना है। इसमें से जो भी मैंने आज आपको बताया हूँ उसमें अगर कोई डाउट्स होते हैं तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो और आगे आप पढ़ाई के लिए रेडी हो सकते हो।